तारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के सियासी रण में गहलोत और पायलट आमने सामने हैं। किसमें कितना है दम, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। राजस्थान में सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। पायलट चुप्पी साधे हुए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उन पर तीखे हमले कर रहे हैं। एक तरफ होटल में विधायक डेरा डाले हैं तो दूसरी तरफ पायलट खेमा अदालत की शरण में है। सियासत की शतरंज में बिछी बिसात पर शह और मात के खेल का अंत कब होगा और कौन होगा कामयाब, इसी मुद्दे पर आज मंथन करेंगे। राजस्थान के सियासी घमासान में लगातार दांव पेच खेले जा रहे हैं और होटल से लेकर अदालत तक लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के बागी विधायकों को स्पीकर ने नोटिस दिया तो उसे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई, जिस पर आज सुनवाई भी हुई और कल भी सुनवाई जारी रहेगी। राजस्थान के सियासी रण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के साथ बीजेपी एक दूसरे पर दांवपेच आजमा रही है। होटल में विधायकों के डेरा डालने से लेकर अब लड़ाई अदालत तक पहुंच गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के पायलट समेत 19 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के संबंध में नोटिस थमाया तो बागी विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में नोटिस को चुनौती दे दी है, जिस पर कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि स्पीकर ने कोई फैसला नहीं किया है और फैसले के पहले कोर्ट के दखल का कोई कारण नहीं बनता है। इधर कांग्रेस विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है ताकि पायलट समर्थक विधायकों के खेमे के सामने केवल यही विकल्प रहे कि या तो वो सरकार के पक्ष में मतदान करें या फिर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इधर एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ऑडियो क्लिप को लेकर वॉइस सैंपल और स्टेटमेंट के लिए नोटिस भेजा तो शेखावत ने पहले ऑडियो क्लिप की जांच करने और सोर्स बताने को कहा और उन्हें कहा कि यह भी बताया जाए कि इसे सरकार ने रिकॉर्ड कराया है या नहीं। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग तक कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो राजनीतिक घमासान में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला एसओजी, एटीएस और एक एसआईटी बनाकर जांच के लिए सरकार ने दिया है। दूसरी तरफ टेप कांड भी मार्केट में धूम मचा रहा है। एसओजी की टीमें इधर उधर पूछताछ के लिए कभी मानेसर तो कभी कहीं और छापे डाल रही हैं, लोगों को अप्रोच करने की कोशिश कर रही हैं और एसओजी की टीम को मानेसर के होटल से खाली हाथ भी लौटना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमतौर पर इतने हमलावर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमलावर हैं और सचिन पायलट के ऊपर उन्होंने इस बार बहुत अलग तरीके से प्रहार किया है। सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा है और उन्हें निकम्मा और कारपोरेट का एजेंट तक कह डाला। उन्होंने बीजेपी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं अशोक गहलोत जी का यंगरी मैन लुक जो है वो कैसा है और किस तरीके से वो खींचे हुए हैं। मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आगे राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़ाई करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ।
एआईसीसी अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष एआईसीसी के बने। स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे। अभी वकील साहब बोले लंदन से, कौन है वकील वो? हरीश साल्वे जी, लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेज के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है? एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है। वो लोग हैं ये। दूसरे वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेत थे, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कांग्रेस सरकार करने का, उसमें कई शक्तियाँ काम कर रही है। इनकम टैक्स छापे पड़ गए। खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास, मुख्यमंत्री के चहेत जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के वो छापे पड़े। और आप देख लीजिए कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही है देश के अंदर, चाहे वो आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी हो। ऐसा इतिहास में सिद्धांत में कभी नहीं हुआ जब जाके देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। भैया ये तो क्या होना है आप सब जानते हैं। हाईकोर्ट का निर्णय भी आएगा, विधानसभा भी चलेगी, सारे निर्णय भी होंगे। सत्य में जयते। थैंक यू सर। जिस तरीके से राजस्थान का सियासी घमासान रोज एक नई शक्ल अख्तियार कर रहा है, रोज उसमें एक नया दिलचस्प मोड़ आ रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ ये है कि सचिन पायलट अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो चुप हैं। सचिन पायलट पर आरोप है कि बहुत कम उम्र में उन्हें सब कुछ मिल गया और उनके मुख्यमंत्री जो उनसे बहुत ज़्यादा खींचे हुए हैं, नाराज़ हैं, उन्होंने आज जमकर भड़ास निकाली और उन्होंने कारपोरेट एजेंट और उन्हें निकम्मा और क्या क्या कह डाला। सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी हैं, संविधान विशेषज्ञ पीएम त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार टीके राजलक्ष्मी जी हैं। लेकिन पहले चलते हैं जयपुर में, हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सैनी, महेंद्र, आज कोर्ट में क्या दलीलें दी गई और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि अभी तक तो स्पीकर ने कोई कार्रवाई की ही नहीं, फिर ये मुकदमा कोर्ट में क्यों लाया गया, कोर्ट में ले आकर के इससे क्या हासिल करना चाहते हैं सचिन पायलट, पूरा मामला आज किस तरीके से मोड़ लेता रहा, क्या दलीलें चलती रही अदालत में? आप वहाँ पर थे, जयपुर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान का सियासी घमासान न केवल आज हाईकोर्ट में नजर आया बल्कि 2 नेताओं के बीच में भी नजर आया। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। पहले अशोक गहलोत ने जुबानी हमला बोला, पलटवार सचिन पायलट ने भी कहा। लेकिन यहाँ पर बात की जाए कोर्ट की, तो देखिए आज कोर्ट में कहीं न कहीं रोचक सुनवाई में बहस हुई है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के वकील है, उन्होंने जिस तरीके से दलीलें दी और पुराने कोर्ट केसेस का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक तो किसी तरह की कार्रवाई स्पीकर की ओर से की भी नहीं गई है। वही अगर बात की जाए, सचिन पायलट कैंप के वकील है हरीश साल्वे, जिन्होंने साफ कह दिया है हम किसी नोटिस का जवाब नहीं देंगे, कोर्ट फैसला करे। हालांकि देखिए अब कल भी जो है सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। मुकुल रोहतगी जो कि सचिन पायलट कैंप के वकील है, वो अपनी बहस शुरू करेंगे और कल ही संभवतः जो है फैसला हो जाएगा। लेकिन देखिए राजस्थान के पूरे सियासी ड्रामे पर अगर बात की जाए, एक तरफ तो जो विधानसभा स्पीकर ने जो नोटिस दिया था सचिन पायलट सहित 19 विधायकों पर, उस पर सुनवाई चल रही थी और इसी बीच में कोर्ट के साथ ही अगर बात की जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की और उस पर पलटवार सचिन पायलट की। अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर दूसरी बार बड़ा बयान दिया है, कहा पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, पहले सांसद बनाया, फिर केंद्रीय मंत्री बनाया, 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे,
डिप्टी सीएम बनाया गया। बहुत कुछ देने के बावजूद पीठ में छुरा घोंपने का काम यहाँ पर सचिन पायलट ने किया है और साथ ही उनके कहा कि मासूम चेहरे पर मत जाइए, हिंदी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है, लेकिन निकम्मा और नालायक यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को करार दिया। साथ ही कहा इस पूरे षड्यंत्र में भाजपा की जो है तस्वीर साफ हो गई है। यहाँ पर हरीश साल्वे जो कि सचिन पायलट के कैंप पे, उनकी फीस जो कि 50 लाख यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुकुल रोहतगी की फीस को लेकर के भी चर्चा की। कहा कॉर्पोरेट घराने से फंडिंग हो रही है। तो समझा जा सकता है कि अशोक गहलोत का दूसरी बार गुस्सा जो है सचिन पायलट पर फूटा है। महेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी के पास। शहनवाज जी, जो मामला अदालत में पहुंचा हुआ है, विधायक जो है होटलों में डेरा डाले हुए हैं, एक जगह सचिन पायलट खेमे के विधायकों को अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बंदी बना के रखा गया है, इसीलिए तो पुलिस के जाने के बाद भी इतनी भी डेमोक्रेसी नहीं कि उनको मिलने दिया जाए, सामान्य पूछताछ ही तो करनी थी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने में इच्छुक है तो भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत से बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर पर क्यों नहीं मांग कर रही है? देखिए कि कांग्रेस का झगड़ा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के घर में लग गई आग उसी के चिराग से जी, वो घर उनका है, दियासलाई उनकी है, उन्हीं की पेट्रोल है, उन्हीं की आग है। लेकिन राजस्थान के लोग बड़े शालीन होते और मैं देखता हूँ कि भाषा का संयम भी जल्दी नहीं तोड़ते। मैं अशोक जी को भी जानता हूँ बहुत दिनों से, वो सिविल एविएशन में भी मिनिस्टर रहे हैं और मैं संबंध उनसे बड़े पुराने हैं। मैं मंत्री था तब वो मुख्यमंत्री थे, कई बार उनके यहाँ जाना हुआ। बहुत सहनशील व्यक्ति हैं। सचिन पायलट जी को भी जानता हूँ, बहुत सहनशील व्यक्ति। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि आखिर क्या वजह है कि आज अशोक जी अपने ही मुख्यमंत्री को निकम्मा और नाकारा बता रहे। मनमोहन सिंह जी ने जिनको मंत्री बनाया, अपना कॉर्पोरेट अफेयर का मंत्री बनाया, वो निकम्मा था क्या? जिसको राहुल जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, सोनिया जी ने जिसको आशीर्वाद दिया, वो नाकारा था क्या? जिस अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इन्होंने जीता, उसको आज निकम्मा नाकारा, मतलब राजनीति की गाली है ये। क्या इस तरह क्यों है? क्योंकि आज अशोक जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे साफ लग गया है कि वो अल्पमत में है, परेशान है। और जब व्यक्ति परेशान होता है तभी भाषा खराब होती है। आपने कभी किसी मजबूत व्यक्ति का या बड़े व्यक्ति की वाणी संयम टूटते देखा है क्या? मैं कभी आपके डिबेट में आता हूं तो कभी आपने देखा है कि मैंने कभी खराब से खराब किसी ने भाषा की मर्यादा तोड़ी हो? मैं नहीं तोड़ता। लेकिन अशोक जी ने अपने ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री को, अपने ही पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको आज निकम्मा और नाकारा कहा है। और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला साहब कहते हैं वो हमारे ही हैं, वो घर लौट आए। अभी तक तो वो पार्टी में है ना। आप अपने पार्टी के नेता पर गाली गलौज पे आए। अगर आपको लगता है कि इतने निकम्मा नाकारा है तो फिर ये खबर क्यों प्लांट करा रहे हो कि प्रियंका जी बात कर रही हैं, राहुल जी बात कर रहे हैं? फिर सुरजेवाला साहब का बयान मैंने ध्यान से सुना। उन्होंने कहा एक कार्य समिति के जो सदस्य हैं, वर्किंग कमेटी के, उन्होंने 8 बार बात की है। तो आखिर अगर वो इतने बुरे हैं तो उनसे बात क्यों कर रहे हो जनाब? शहनवाज जी, अशोक जी ने आज 2-3 गंभीर आरोप और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईडी और इनकम टैक्स को राजस्थान में रातों रात एक्टिव कर दिया गया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी देश के 2 सबसे वरिष्ठ वकील इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अपरोक्ष रूप से इसमें हाथ नहीं है तो और क्या है? इसे क्या कहा जाए? अशोक गहलोत जी ने पूरी मीडिया के सामने ये बाइट दी है। मैं इस पर आपकी सफाई चाहूँगा। जी, दोनों सवाल का जवाब है। तो अशोक जी ये कह रहे हैं कि जो डिफॉल्टर हैं जी, जिनको इनकम टैक्स ईडी जब पूछताछ के लिए गई या छापा मारा तो वो कांग्रेस के विधायक हैं क्या? इतने छापा पड़ा किसी डिफॉल्टर के यहाँ और माल पकड़ा गया, कहीं अशोक जी को क्यों दर्द हो रहा है भाई? किसी एमएलए के यहाँ छापा पड़ा है क्या जनाब? किसी कांग्रेस के नेता के यहाँ, पदाधिकारी के यहाँ छापा पड़ा है? आप खुद अपने रिश्तों को जोड़ रहे हैं और बाद में मत कहिएगा कि हमारा कोई रिश्ता है।
उसके तर्जमान क्यों बन रहे हैं जो डिफॉल्टर है? दूसरी बात, वकील तो पाकिस्तान के जेल में जो हमारा देशभक्त बंद है उसके लिए भी सालवे साहब कितने बड़े वकील हैं। उनके पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, एनकेपी सालवे साहब, बहुत बड़ा उनका नाम रहा। वो कांग्रेस इंदिरा जी के साथ और राजीव गांधी जी के साथ कितने बड़े मंत्री रहे। आज वो कभी उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है क्या? ये मुकुल रोहतगी क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों का केस लड़ते हैं क्या? उपेंद्र जी, मैं जानता हूँ आप जुडिशरी भी समझते हैं और आप पॉलिटिकल सिस्टम को भी जानते हैं, आप पत्रकार के नाते चीजों को समझते हैं, लेकिन ये इन सब चीजों को भी आप अच्छे से समझते हैं। मुकुल रोहतगी क्या बाहर बोर्ड लगा रखा है सालवे साहब ने, ओनली बीजेपी मेंबर केस या बीजेपी से? ऐसा बिल्कुल नहीं है, केस लड़ेंगे, किसी का भी केस लड़ेंगे वो, और जाहिर सी बात है लड़ते भी हैं, सबका केस लड़ते हैं, सबका मुकदमा लेते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्चना जी से सवाल ले रहा हूँ। अर्चना जी, क्या मजबूरी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक अलग लाइन लेके बात कर रहे हैं, पार्टी एक अलग लाइन लेके बात कर रही है, सचिन पायलट साफ साफ बागी हो गए हैं, पार्टी लाइन के बिल्कुल उलट जाकर काम कर रहे हैं। आज अशोक गहलोत जी ने उनको कारपोरेट एजेंट और निकम्मा भी कह दिया, और ये कह दिया कि कोई काम धाम इनको नहीं आता था, फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अशोक गहलोत जी की लाइन पार्टी लाइन से अलग कैसे है? वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर मान लीजिए सचिन पायलट को अभी भी कांग्रेस पार्टी का एक अभिन्न अंग मान के पार्टी उनसे ट्रीट कर रही है, तो मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है कि इतने वरिष्ठ आदमी हैं तो उनको भी इसका मान रखना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? अंतर्विरोध इतना क्यों निकल के आ रहा है? देखिए उपेंद्र जी, अंतर्विरोध कहीं नहीं है और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने शहनवाज भाई को बहुत संयम से सुना और उनको व्याख्या करने का बहुत बड़ा अवसर भी आपने दे दिया। लेकिन मैं दोनों बातों का जवाब देती हूँ कि पार्टी लाइन वही होती है जो पार्टी के प्रति पूरे समर्पण की लाइन हो। अब यहाँ कई समर्पण तो पायलट साहब का दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, वो तो बागी तेवर के साथ विधायकों को लेकर के और भाजपा के संरक्षण में और पूरी सुविधाओं के साथ हरियाणा सरकार जी का। और रही गहलोत साहब की बात, तो बहुत संजीदा राजनेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री और अनेकों पदों को उन्होंने नवाजा है, कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है। एक समर्पित कांग्रेसी होने के नाते मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने आज कहा वो शोक वेदना का एक सम्मिश्रण सा था, क्योंकि वो आहत है विश्वासघात से। उन्हीं के राज्य के उप मुख्यमंत्री यदि भाजपा के संरक्षण में बगावती तेवर दिखा दें और अपनी सरकार को ध्वस्त करने की कवायद शुरू कर दें, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी पीड़ा निश्चित रूप से उजागर हो। अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वो शब्द मैं नहीं बोल जी उपेंद्र जी की जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, जी, ये घर है हमारा कांग्रेस पार्टी, और जब घर में ही कोई छोटा यानी कि परिवार का सदस्य बागी तेवर अपनाए और उन लोगों के साथ मिल जाए जो देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके और सिर्फ सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में यूसर्फ कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये सारी परिस्थितियों के उजागर होने के बाद अर्चना जी, एक बात बीच में आपको रोक रहा हूं। जो सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, राजस्थान में सरकार आपकी बन के आई, और मुख्यमंत्री आज सचिन पायलट को पूरी तरह से नकारा और निकम्मा कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए उपेंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है मैंने अनेकों बार संवाद किया आप लोगों के साथ और अन्य मीडिया चैनल्स के साथ। मैंने हमेशा ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन सामूहिक रूप से काम करता है। ये ठीक है कि नेतृत्व किसी के हाथ में होता है, लेकिन कार्यकर्ता या उसके जो साथी होते हैं उनका भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। तो अगर हम ये कह दें कि साहब सचिन जी ने ही सारा काम कर लिया, ठीक है, उनको नेतृत्व दिया, उनका सम्मान मान भी हुआ, लेकिन जितना संघर्ष उन्होंने किया उतना ही संघर्ष आम कार्यकर्ता ने किया। खून पसीना बहाया, अपनी बात को बुलंद किया, भाजपा की अराजकता को उजागर किया, जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर लाठियां। अब ऐसे में एक व्यक्ति ये कहना शुरू कर दे कि साहब मैंने ही सब कुछ किया, मुझे सब कुछ दे दीजिए। एक चीज समझ लीजिए, सचिन जी को बहुत कुछ दिया और मैं नहीं कहती नहीं देना चाहिए था,
क्योंकि लीडरशिप कोई ऐसा नहीं होता कि किसी की बेनेवलेंस होती है या किसका दिया हुआ कुछ होता है, उससे अपना सेल्फ भी होता है। लेकिन वो सेल्फ जब दी हुई परिस्थिति में, उस अपॉर्चुनिटी में टेस्ट किया जाता है और आपको सफलता मिल जाती है, तो उसके बाद आपको समझ लेना चाहिए कि आपको जो अवसर मिला, ऐसे हजारों कार्यकर्ता है कांग्रेस में जो जिंदगी बिता देते हैं, ऐसे अवसर नहीं मिलते। जहां उन्होंने शुरुआत की, बिल्कुल, बहुत सही बात कही अर्चना जी। एक सवाल बड़ा नेचुरल सा निकल के आ रहा है, वही सवाल मैंने शहनवाज जी से लिया था, वही सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत सिद्ध करने की मांग नहीं कर रही है तो अशोक गहलोत जी भी सदन बुला करके बहुमत सिद्ध करके, या कह सकते हैं कि विधायकों की परेड करा करके देश को नहीं बताना चाहते कि हमारे पास पूरे विधायक हैं। हालांकि होटल में उन्होंने बता दिया कि हमारे पास 102 विधायकों का समर्थन है, लेकिन कहीं अशोक गहलोत जी को भी तो डर तो नहीं है कि अगर विधायकों को खुला छोड़ दिया जाए, विधानसभा में जाएं और सब हो, इस एक्सरसाइज में कुछ विधायक उनके पाला बदल लें, इस डर से तो नहीं वो मांग कर रहे हैं कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चले और आगे देखा जाएगा। अशोक गहलोत जी भी तो मांग कर सकते हैं कि भाई सदन में मैं दिखाता हूं कि मेरे पास पूरे विधायक हैं और सरकार पूरी मजबूती से चल रही है, लेकिन इस तरह का बयान वो भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, भय नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। शहनवाज भाई बहुत संजीदा राजनेता है, लेकिन इनकी पार्टी में संजीदगी नहीं, और इनकी पार्टी में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका एक ही लक्ष्य है, कैसे सरकारों को गिराया जाए। और आप समझ लीजिए कि जब हिंदी हार्टलैंड में हमने तीनों राज्य जीते, मैं समझती हूँ जो गृह मंत्री केंद्र के, उनको ये सालता रहा है और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस की सरकारें बन गई और तब से कवायद शुरू हुई। अब जहां तक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की बात है, उन्होंने 109 विधायकों के एंडोर्समेंट लेटर को गवर्नर साहब को परसों दे दिया है। ऐसी परिस्थिति में कोई माइनॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि जैसी परिस्थितियां देश में सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। सारी संस्थाएं तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही हैं, उनको कमतर कर दिया गया। ईडी, सीबीआई, आईटी, उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका दुरुपयोग होता है। अभी शहनवाज भाई कह रहे थे कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो इवेडर्स है उनके खिलाफ हो गया। भाई मैं कहती हूँ वो मॉडस ऑपरेंडी है आपकी, आप करिए ना छापामारी, कौन मना करता है, लेकिन आप उसी समय क्यों करते हैं जब आपके पास अवसर होता है या आपकी सुविधा हो जाती है कि आप किसी सरकार को गिराने की कवायद शुरू कर दें। देखिए, हम ये मानते हैं कि हमारे घर में दुविधा उत्पन्न, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है ना कि आप एक तरफ कहते हैं हम तो बहुत बड़ी सांस्कृतिक पार्टी है और हमारा तो बहुत ही अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण सारी विचारधारा है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता एक बहुमत की सरकार को। अर्चना जी, एक सवाल और भी बहुत नेचुरली निकल के आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 4 साल में कांग्रेस के 119 एमएलएज को अपने साथ मिला चुकी है, जिन्होंने कांग्रेस का पाला छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लिया, रिजाइन किया, दोबारा चुनाव लड़े, चुनाव जीत के भी आए और अब वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं पूर्णतया। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी ट्वीट करके कहा कि जब सब कुछ लुट जाएगा तब जागेगा नेतृत्व, कहीं ना कहीं अंतर्विरोध है ऊपर के लेवल पे ओल्ड गार्ड्स और न्यू गार्ड्स के बीच। कहीं ना कहीं जो पुराने जो पार्टी के वेटरन हैं और जो नए उभरते हुए नेता हैं उनके बीच अच्छा सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। ये सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी को लेकर के उठाए जा रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले भी लोग हैं वो भी ये सवाल उठा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उपेंद्र जी, मैं समझती हूँ कि जब ये चर्चा होती है तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है उसको लेकर चिंता होनी चाहिए और हमेशा डिफ्लेक्शन आ जाता है कांग्रेस नेतृत्व पर। देखिए, इसमें कोई दौराय नहीं, हमारे डिबेकल हुआ 2014 में भी हुआ और अभी भी हो गया लोकसभा चुनाव, लेकिन इसका तात्पर्य है कि नेतृत्व की क्षमताओं में कमी। इसका सिर्फ संदर्भ ये है कि एक ऐसी विचारधारा, और यूँ देखा जाए तो विश्वव्यापी हो गया कि राइट विंग का एक तरह से स्विंग आ गया और जहाँ भावनाओं के दोहन के आधार पर थोड़ा सा भ्रमित करने की कवायद भी शुरू हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा जनादेश है इनके पास, कोई 80% 90% जनादेश तो है नहीं वोट परसेंटेज के हिसाब से। तो अमूमन होता क्या है कि जनता ने मान लीजिए कोई मानस बना लिया और इनको जनादेश दे दिया, इससे तात्पर्य नहीं कि नेतृत्व की क्षमताओं में कमी। ये तो डिफ्लेक्शन का तरीका है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की बात करके शासन में तो आ जाती, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली खुद कांग्रेस युक्त होती जा रही है। देखिए, ये परिस्थिति जन्य और यूं कह सकते अवसरवादिता का परिचय हो सकता है, लेकिन आगामी समय में अर्चना जी, आपने बहुत अच्छी टैग लाइन दी कि कांग्रेस मुक्त पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। सवाल ले रहा हूं संविधान विशेषज्ञ PM त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी,
जो राजस्थान हाई कोर्ट में बहस चल रही है उस पर आप भी जाहिर सी बात है निगाह लगाए हुए होंगे, आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि एक संवैधानिक मामला है जो कोर्ट में गया है। ऐसी स्थिति में जब स्पीकर ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी हुए हैं एक छोटे से कंसर्न को लेकर के, अब कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि जब हमने कोई कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट में जो इनका प्रेयर है वो प्रेयर ही पूरे तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोर्ट क्या निर्णय कर सकता है, इसमें क्या विकल्प कोर्ट के सामने बन सकते हैं? आप चूंकि संविधान के जानकार हैं। न्यायालय का इस मामले पर क्या निर्णय होगा, क्या आदेश देंगे, किस तरीके का दिशा निर्देश होगा, इस पर तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर न्यायपालिका के न्यायाधीश की अपनी एक न्यायिक बुद्धि होती है, एक न्यायिक समझ होती है, और वो अपने विवेक और बुद्धिमत्ता से उसका परीक्षण करते हैं। रही बात कोई सदस्यता किसी विधानसभा सदस्य की रहेगी नहीं रहेगी, उस पर निर्णय लेने का अधिकार निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष को है, और विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक केवल नोटिस जारी किया है और कोई अन्य कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की है। तो ये कहना अभिषेक मनु सिंघवी जी का कि भाई जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किस प्रकार के प्रार्थना के लिए आप न्यायालय के समक्ष गए हैं, आप न्यायालय से क्या पारितोष प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो विधिक रूप से कोई दंडात्मक कार्रवाई सचिन पायलट या उनके जो सहयोगी विधायक हैं उनके विरुद्ध त्रिपाठी जी एक सीधा सवाल है कि जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक हैं, जिस तरीके से पार्टी लाइन के विपरीत जाके काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के बुलाने के बाद, मुख्य सचेतक महेश जोशी के बुलाने के बाद वो संपर्क तक नहीं कर रहे हैं, ऐसे में संवैधानिक रूप से स्पीकर को ये नोटिस जारी करने का अधिकार है या नहीं? नहीं, देखिए जो मुख्य सचेतक हैं जी, उनका दिया गया दिशा निर्देश केवल विधानसभा की परिधि के भीतर लागू होता है जी, विधानसभा की परिधि के बाहर नहीं। अगर विधानसभा की कार्रवाई चल रही होती और मुख्य सचेतक ने कोई दिशा निर्देश अपने पार्टी के विधायकों को दिया होता और यदि वे उसका उल्लंघन करते तब तो कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन अगर विधानसभा के बाहर पार्टी कोई बैठक बुलाती है, अपने विधायकों से किसी विषय पर विचार विमर्श करना चाहती है और कोई विधायक वहां नहीं जाते हैं, चल रही होती और मुख्य सचेतक ने कोई दिशा निर्देश अपने पार्टी के विधायकों को दिया होता और यदि वे उसका उल्लंघन करते तब तो कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन अगर विधानसभा के बाहर पार्टी कोई बैठक बुलाती है, अपने विधायकों से किसी विषय पर विचार विमर्श करना चाहती है और कोई विधायक वहां नहीं जाते हैं, तो ये अनुशासनहीनता नहीं है। औपचारिक तौर पर इन विधायकों ने, जिनके ऊपर कथित रूप से सचिन पायलट के साथ सहयोग करने का आरोप लग रहा है, उन्होंने लिखित रूप से अभी भी कोई ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है कि अपने पार्टी को सूचित किया हो कि हम सचिन पायलट के साथ हैं या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व से असंतुष्ट हैं, या इस प्रकार की कोई भावना व्यक्त की हो जो पार्टी अनुशासन के दिशा निर्देशों के विपरीत हो। अब ये एक परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है और यहाँ पर मदिरा सबने पी ली है। दरअसल आप उस व्यक्ति को अगर अयोग्य बता रहे हैं जिसके नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, आप सरकार बनाने में सक्षम हुए, और अगर आज आप ये कह रहे हैं मैं फिर भी चुप रहा जानते हुए भी कि वो अयोग्य व्यक्ति थे, तो ये भी आपने कहीं ना कहीं समझौता किया अपने पार्टी के साथ। आपको चुप तब नहीं रहना चाहिए था। अब अगर आप मुखर हो रहे हैं तो इसलिए मुखर हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व का संकट निश्चित रूप से राजस्थान कांग्रेस में उभर कर आज गया है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो दुविधाग्रस्त है। वो समझ नहीं पा रहा है कि नए चेहरों को लेकर आगे बढ़ाने की, दूसरी पीढ़ी को आगे लेकर चलने की नई सोच, नया चेहरा, युवा सोच, जैसा कि राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे हैं, उसको लेकर आगे बढ़ें, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो एक बड़े
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं जिनका एक बड़ा कांग्रेस में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको भी वो समझा बुझा नहीं पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक गतिरोध की स्थिति हो गई। त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार टीके राजलक्ष्मी जी के पास। राजलक्ष्मी जी, जिस तरीके से राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की साख जो है दांव पर है, जिस तरीके से पार्टी के उप मुख्यमंत्री बगावत कर अपने कुछ विधायकों के साथ मानेसर के एक होटल में रुके हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो यूथ यानी यंग ब्रिगेड को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जो उनके ओल्ड वेटरन हैं वो पार्टी में इतने ज़्यादा डीप रूटेड हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी में यंग और योग्य लोग हैं, हालांकि सचिन पायलट को अशोक गहलोत जी ने निकम्मा और नकारा कह दिया है, लेकिन जो यंग वेटरन हैं उनको ये शिकायत है कि पार्टी में उनके लिए कोई खास जगह बची नहीं है। जो नए वर्सेज पुराने का जो विवाद है, आखिर में इसके लिए दोषी कौन है? आप पत्रकार होने के नाते इसका विश्लेषण कैसे करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व दोषी है या जो यंग वेटरन हैं उनकी पार्टी के, वो मतलब नीड डिजायर को क्रॉस करके ग्रिड के लेवल पे पहुंच चुके हैं? क्योंकि ये भी बात उठ रही है कि सचिन पायलट को बहुत ज़्यादा मिल चुका है। 26 साल की उम्र से लेकर 42 साल की उम्र का जो उनका सफ़र है वो बड़ा कमाल का सफ़र है। तो ऐसी स्थिति में आपका विश्लेषण मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी तो बनती है, पूरी बनती है, क्योंकि आप इसको यंग ओल्ड के फ्रेमवर्क में केंद्रीय नेतृत्व मतलब ये कह के कि ये यंग जनरेशन की महत्वाकांक्षा है और ये नहीं होना चाहिए, ये कह के वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते हैं, क्योंकि पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो केंद्र नेतृत्व एक हिसाब से पूरी तरीके से देखती है और उनको भी इस बात का एहसास जो है होना चाहिए कि जो है किस टाइप की जिम्मेदारी किसको किस हद तक दें। तो ये कह के नहीं मतलब जनरेशनल गैप है और इसीलिए ये सब हो रहा है, ये कह के वो अपनी जो है जिम्मेदारी से हट नहीं सकती है। जहाँ तक सचिन को जो पीसीसी चीफ जो है बनाने का था, वो एक आपस सहमति से ही हुआ होगा। तो आज उनको मतलब निकम्मा या उनको जो नकारा ये सब कहने की आवश्यकता मेरे ख्याल से गहलोत जी को नहीं थी। ये कांग्रेस को अपने ही जैसे है कि अपने संगठन में इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए था कि इस टाइप के हालात तो मतलब उभरने ही नहीं चाहिए थे, जहाँ पे हर प्रदेश में उस पार्टी को तोड़ने की सबको पता है क्या हो रहा है। तो उसको अवॉइड मतलब राजस्थान में ये स्थिति उत्पन्न जो है ना हो, उसकी उनको पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन एक ही राज्य में दो प्रकार के खेमे को जो खड़ा कर देना, कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट्स क्रिएट करना, ये तो पुरानी कांग्रेसी हरकत है, ये आज की बात नहीं है। तो ये जो है हमेशा मतलब इनसिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। अब जो है गहलोत जी को भी आप अगर आप देखें, सचिन के खिलाफ अभी तक जो है केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा कुछ नहीं कहा या उनको कोई शोकॉज भेजा हो कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप मतलब उनको एक तरीके से जो है बचा भी रहे और इससे आप अशोक गहलोत जी की जो इनसिक्योरिटी है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर आज गहलोत जी थोड़े बौखला के ये सब बातें कह रहे हैं तो उनको भी शायद लग रहा हो कि ऐसा क्या हो गया कि जो केंद्र नेतृत्व इस पर कोई कड़ा रुख नहीं अपना रही है। और जहाँ तक एक शोकॉज की बात है, सिर्फ एक शोकॉज ही भेजा गया था, ऐसा उस पर कोई फैसला तो नहीं लिया था स्पीकर ने। तो वो शोकॉज का रिप्लाई भी कर सकते थे और अपनी तरफ से वो दलील भी दे सकते थे कि उन्होंने वो सीएलपी मीटिंग्स क्यों नहीं अटेंड की। ये एक पार्टी डिसिप्लिन का इशू तो है, ये तो हम कह नहीं सकते कि नहीं है। ये किस पार्टी में ऐसा होता है कि अगर आप कहें कि आप सीएलपी मीटिंग अटेंड करिए, आप 19 लोग एक होटल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे अगर राजस्थान पुलिस की टीम जाती है तो वहाँ हरियाणा पुलिस उनको रोकती है। ये क्या हो रहा है। और इसमें बीजेपी भी जो है बढ़ चढ़कर सचिन पायलट के लिए
सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, उनको भी तो ये अगर वो बिल्कुल ही इससे जो परे हैं, मतलब इनडिफरेंट है, तो उस पर कुछ टिप्पणी भी ना करें। अगर उनको कांग्रेस में क्या हो रहा है उससे कुछ अगर लेना देना नहीं है, तो इस इशू पे जो है पूरी तरीके से वो जो इनडिफरेंट रहे, उस पर कुछ भी टिप्पणी ना करें। राजलक्ष्मी और जी, जहाँ तक जो टेप्स का सवाल है उस पे मेरा एक सवाल है राजलक्ष्मी जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी पार्टी लाइन के उलट जाकर के सचिन पायलट पर हमलावर हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से एक सहमति है, या अशोक गहलोत जी ने पार्टी लाइन से हटकर अपनी एक लाइन ले ली है और मुख्यमंत्री की जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बड़े होने का जो एक उनके पास जो एक सीनियरिटी है उस सीनियरिटी को वो इम्पोज कर रहे हैं, या उसको प्रॉपर तरीके से अब ओपनली वो हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्टी लाइन से उलट जाकर के अशोक गहलोत जी के काम करने को आप किस नज़रिए से देखती हैं? ये क्या है? हाँ, इसमें कोई पार्टी लाइन या कोई जो है विचारधारा के खिलाफ उन्होंने काम किया हो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे सिर्फ एक शब्द कुछ इस्तेमाल किए हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए। आप खुद ही बता रही थी जो सचिन पायलट को लेके पार्टी का ट्रीटमेंट है, वो जो रवैया है वो काफ़ी नरम है। पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए है कि हो सकता है कि सचिन पायलट अपने ग्रीवांसेस को आला कमान के सामने रखें, डिस्कशन करने के लिए आएँ और जो है चीज़ें सुलझ जाएँ। और ऐसे में अशोक गहलोत जी जो बातें बोल रहे हैं वो तो उन बातों को सुन के तो मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट हो या XYZ कोई भी हो वापसी का रास्ता अख्तियार करेगा, वापस आएगा। जी बिल्कुल उपेंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब इनफैक्ट ये सिचुएशन तो आना ही नहीं चाहिए था। अगर मतलब केंद्रीय नेतृत्व को ये ध्यान में रखना चाहिए था कि इस टाइप की सिचुएशन जिसमें जो नोटिसेस जो सचिन पायलट और कुछ MLAs को भेजा गया कि आप आके मतलब उसमें सेडिशन का चार्ज वगैरह जो है लगाए, तो ये ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये एक बहुत ही एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिएक्शन था। तो इसकी अब वो उनकी भी ईगो हर्ट हो गई, जो भी कह लीजिए। अब वो भी कि भाई हम भी तो PCC प्रेसिडेंट हैं, आप कैसे हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। तो वो भी अपने 18 MLAs को लेके वो जाके वहाँ पे हरियाणा में जाके वो बैठ गए। अब ये बात अब जो इस मोड़ पे आ गई है कि इतना स्पेकुलेशन हो रहा है कि इसमें जो बीजेपी का हाथ है और शायद अब सरकार बचेगी या नहीं बचेगी या अल्पमत हो जाएगी सरकार, इसमें तो मेरे ख्याल से जो केंद्रीय नेतृत्व को एक बहुत ही एक सीरियस अप्रोच अपनाना चाहिए। और जो है सचिन को भी बुला के आई एम श्योर बातचीत हो रही होगी। अब हमें नहीं पता क्या राजलक्ष्मी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, सीधे चलते हैं शहनवाज जी के पास। शहनवाज जी, एक इस पूरे घटनाक्रम में टेप कांड भी काफ़ी सिर चढ़ करके बोल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का नाम आ रहा है और एसओजी जो है उनसे पूछताछ करना चाह रही है, और उन्होंने जिस तरीके से टेप की सत्यता को लेकर के टैप करने की जो परमिशन है उस अथॉरिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी खुल करके इस पूरे प्रकरण में अपना हाथ नहीं आजमाना चाह रही है, तो इस प्रकरण के आने से भारतीय जनता पार्टी की जो मॉरल जो अथॉरिटी है, जो मॉरल शक्ति है, कह सकते हैं नैतिक शक्ति है, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी इस पूरी लड़ाई में? भूपेन जी, एसओजी अशोक जी की है, वही उसके चीफ है, उन्हीं की बनाई हुई है। वो अपने ही लोगों को परेशान करते थे उससे, और वो हमारे भी लोगों को उसमें सोच रहा है कि बड़ा तोता उनको मिल गया है, वो किसी के ऊपर उड़ा देंगे, वो कोई यकीन करने वाला नहीं है। लेकिन मैं राजलक्ष्मी जी की बात पे एक बार रिएक्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है। इंदिरा गांधी 12 नवंबर 1969 को प्रधानमंत्री रहते हुए निष्कासित कर दी गई थी, और कांग्रेस उस वक्त में कार्य समिति के सदस्यों में से ज्यादातर 446 सदस्य 705 में से उनके साथ चले गए थे। और ये पार्टी आज थोड़ी, तब भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, उसमें हमारा रोल था क्या? दूसरा, मैं आपको कहूं कि आजादी के बाद जब 51 में कृपलानी जी ने छोड़ दिया, फिर 56 में कांग्रेस टूट गई, राजगोपालाचारी जी ने छोड़ दिया, फिर 1964 में जॉर्ज साहब ने केरल में एक पार्टी बना ली, केरल कांग्रेस के नाम से, और उसके बाद
बीजू पटनायक हों 69 में, उसके बाद 78 में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कांग्रेस कितनी बार टूटी है। तो जहां इंदिरा जी जब उनकी पार्टी में थी और पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी अगर सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके लिए नाखारा निकम्मा तो कह ही दे कि क्या दिक्कत है। इसका तो इतिहास ये है, अपने नेताओं को अपमानित करना। और मैं आपको बता दूं, कभी भी कांग्रेस जब नेहरू जी के वक्त में भी, चाहे राजगोपालचारी जी के हों या उस वक्त जब वो 51 में छोड़कर गए थे कृपलानी जी हों, तो कांग्रेस के नेता उनको निकम्मा नाकारा नहीं कहते थे। ये कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास को पढ़ती नहीं है। दिक्कत यह है, इनका इतिहास भी हम शाहनवाज हुसैन को बताना पड़ता है। थोड़ा अगर इतिहास पढ़ेंगे, और आप पत्रकार हैं, आपने कहा तब मैंने उस पर थोड़ी सी ये जानकारी दी कि कांग्रेस पार्टी में आज हुई है क्या। कांग्रेस पार्टी में तो बराबर टूट होती रही है। शहनवाज जी, आज हम लोग अपनी डिबेट को यहीं पर समेट रहे हैं, क्योंकि आज हम थोड़ा सा कोरोना को लेकर के भी अगले सेगमेंट में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस चर्चा में राजस्थान के मुद्दे को लेकर भाग ले रहे सभी आए हुए मेहमानों का, मैं जुड़े हुए मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और आगे बढ़ रहा हूं। भारत के लिए अच्छी खबर और चीन के लिए बुरी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिसे बताना जरूरी है कि अगले महीने की शुरुआत तक लद्दाख सेक्टर में 6 राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकता है। जी हाँ, वैसे तो जुलाई के आखिरी सप्ताह में 27 जुलाई को 4 राफेल विमानों की सप्लाई आनी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के विशेष निवेदन पर फ्रांस सरकार ने 4 की जगह 6 विमानों को देने का फैसला किया है और 27 जुलाई को ये सभी विमान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इससे भारत की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले फ्रांस से जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 4 ही राफेल विमान आने थे, लेकिन 2 राफेल विमान रातों रात फ्रांस सरकार ने उस फ्लीट में जोड़ा है। टोटल संख्या 6 हो गई है। और अगर ये 6 विमान लद्दाख की सीमा पर तैनात होते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके राफेल को हवा का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। देश के लिए 5 अगस्त का दिन पहले से ही अहम है, क्योंकि पिछले साल इसी दिन धारा 370 हटाई गई थी, 35A हटाया गया था। और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को ही अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में अयोध्या आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता और देश भर के प्रमुख संत भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और 2 घंटे 10 मिनट तक रहेंगे। कार्यक्रम में करीब 250 लोग ही मौजूद रहेंगे और बाकी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। मीडिया के लिए भी सीधे प्रसारण का इंतजाम किया जा रहा है। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसमें देश भर के करीब 50 संतों के साथ ही अयोध्या के 50 संत शामिल होंगे। आपको बता दें कि 1989 में अयोध्या आंदोलन के दौरान राम जन्मभूमि परिसर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से संतों ने शिलान्यास किया था और तब कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी थी, जो अब ट्रस्ट के सदस्य हैं। मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों ही बढ़ा दी गई है। अब राम मंदिर 2 मंजिल की जगह 3 मंजिल का बनेगा। लंबाई 268 फीट होगी और चौड़ाई 140 फीट रहेगी, जबकि ऊंचाई बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। पूरे मंदिर में 318 स्तंभ होंगे। गर्भगृह और सिंह द्वार में कोई बदलाव नहीं होगा। मंदिर के नक्शे पर वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा काम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास 40 किलो चांदी की श्री राम शिला समर्पित करेंगे और प्रधानमंत्री इस शिला का पूजन कर स्थापित करेंगे। पिछले साल प्रधानमंत्री ने जिस तरह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर ऐतिहासिक कदम उठाया था, उसी दिन 1 साल बाद श्री राम का भूमि पूजन, श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर प्रधानमंत्री एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 461 साल पुराने इस विवाद को समाप्त करने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है और
भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन प्रधानमंत्री के हाथों होगा और जाहिर सी बात है कि ये घटना इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जाएगी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे डॉक्टर डी.के. गुप्ता के साथ कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के साथ लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ाया है और अब माइल्ड सिम्टम वाले लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना होगा। उनके मन के अंदर से हॉस्पिटल जाने का भय निकालने के लिए सरकार ने अब लोगों को होम आइसोलेशन में रखने का निर्णय ले लिया है। तो वक्त है एक ब्रेक का, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हस्तक्षेप के स्पेशल सेगमेंट में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों के लिए होम आइसोलेशन को लेकर अहम फैसला किया है। इस बात पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस संबंध में एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब यूपी में शर्तों के साथ होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति रहेगी। राज्य सरकार के तय प्रोटोकॉल के तहत शर्तों के साथ होम आइसोलेशन में रहा जा सकेगा। संक्रमित व्यक्ति के परिवार को भी नियमों का पालन करना होगा। अभी इसके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किस तरह कोरोना पीड़ित मरीज को होम आइसोलेशन में रहना होगा। इतना तय है कि माइल्ड लक्षण वाले या फिर संदिग्ध ही होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। सीएम ने साफ किया है कि अस्पताल में बेड्स की कमी नहीं है, लेकिन अस्पताल में लोगों को घर की कमी खलती है। इसलिए जिन्हें गंभीर लक्षण नहीं है वो घर पर रहकर डॉक्टरों की सलाह से इलाज करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। इसी मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता, जो शुरुआती दिनों से ही सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, होम आइसोलेशन लोगों के मन से एक हॉस्पिटल का डर निकालने की दिशा में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ़ है। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, उनको आप हमेशा से इनलाइट करते रहें, बताते रहे हैं। घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर साहब? तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और अच्छी बात है कि सरकार ने बहुत दिनों से, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से डिमांड कर रहे थे कि होम आइसोलेशन मतलब परमिशन मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, राज्य में, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं वो अस्पताल में जाना ही नहीं चाहते। इतना डर बैठ गया आइसोलेशन वार्ड्स का कि वो जाना नहीं चाहते। तो बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उनको भी जाना पड़ता था बिकॉज पॉजिटिव होते थे, तो उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो जो घर में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, घर में सबसे ज़्यादा सुविधाओं की जरूरत है। घर में एक स्पेस होना चाहिए, मतलब मरीज के पास एक सेपरेट कमरा होना चाहिए जिसमें मरीज को हम आइसोलेट कर सकें। और मरीज़ के अलावा वहाँ पे उसको एक केयर गिवर चाहिए 24 घंटे जो उसकी देखभाल करेगा, उसके लिए भी रहने की जगह होनी चाहिए। और प्लस अगर उसके फैमिली मेम्बर जो कॉन्टेक्ट्स में, उनके लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अच्छी बात यह कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस को भी जारी कर दिया गया है। तो उसमें क्लियर लिखा है उन्होंने कि उसमें 2 टॉयलेट्स होने चाहिए उस घर में जिसमें होम आइसोलेशन करना है। बिल्कुल। कौन कौन से कोविड मरीजों को किया जा सकता है होम आइसोलेट, मतलब क्या जैसे सिम्टम है, क्या चीज़ें हैं, और जो सरकार ने जब ये होम आइसोलेशन की गाइडलाइन बनाई होगी तो किन किन बातों का ध्यान रखा होगा? हाँ, तो अभी गाइडलाइन मैंने बोला कि कुछ देर पहले आ चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार कदम बाय कदम चल रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। उन्होंने सिर्फ अभी जो होम आइसोलेशन की परमिशन दी है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी है जो एसिम्टोमेटिक हैं, मतलब जिनमें कोई लक्षण नहीं है। अभी माइल्ड और वेरी माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों को अभी अनुमति नहीं दी है, जैसे कि दिल्ली सरकार ने दे रखी है। तो इस समय बिकॉज सही डिसीजन है, इस समय हमारे पास लोड कम है, मरीज अभी कम है और बेड्स काफ़ी अवेलेबल हैं सरकार के पास। तो इसलिए सरकार ने सिर्फ उन्हीं लोगों को लिए बोला है जो एसिम्टोमेटिक है, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उन्हीं को होम आइसोलेशन किया जा सकता है। किन मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं मिलेगी, कैसे इसकी पहचान होगी? सरकार ने क्या मैकेनिज्म अपनाया हुआ है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, तो
बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो गाइडलाइंस हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी गाइडलाइंस हैं बिल्कुल मैच कर रही हैं। उन्होंने बोला कि जिन मरीजों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे ऐसे मरीज जिनको HIV या एड्स की बीमारी है, ऐसे मरीज जिनको कोई ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोग जो कैंसर जैसी टर्मिनल बीमारी से गुजर रहे हैं, तो इन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि इन लोगों को होम आइसोलेशन अलाउ नहीं होगा। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तब भी नहीं होगा। बिल्कुल। कौन से ऐसे लक्षण है जब होम आइसोलेशन मरीज को डॉक्टर या हॉस्पिटल में कॉल करना है कि मैं अब घर पे नहीं रहना चाहता, तो आदमी कैसे ये आइडेंटिफाई करेगा कि अब मुझे हॉस्पिटल में कॉल करके घर से हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना चाहिए? चलिए 4 दिन तक मैं होम आइसोलेशन में रहा, लेकिन अब मुझे क्या क्या सिम्टम जो है उसको डिफाइन किया है स्टेट गवर्नमेंट ने कि आपको ये सिम्टम हो तो आप अब होम आइसोलेशन छोड़ के आप तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो होम आइसोलेशन के संबंध में अगर बात करें तो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण यही सवाल है कि कब हमें ऐसे कौन से अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से डेंजरस साइन हैं जिनके आने पे हमें तुरंत अपने डॉक्टर को या अपने अस्पताल को कांटेक्ट करना है और अपने आप को शिफ्ट करना है, अस्पताल में भर्ती होना है। जो नहीं डॉक्टर साहब चूंकि हम लोग लाइव हैं, दर्शक देख रहे हैं, सीधे आप ये बताएं कि जब सांस लेने में दिक्कत हो, जैसा कि आप पहले भी बताते रहे हैं, जब बेचैनी महसूस होने लगे, जब आप ये फील करने लगे कि कहीं ना कहीं गले से लेकर के जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में तो जाहिर सी बात है कि मरीज फ़ोन करता है। लेकिन इसके अलावा क्या ऐसा सिम्टम है कि मरीज तुरंत हॉस्पिटल को कांटेक्ट करे और अपने घर से निकल के हॉस्पिटल जाने के लिए सोचे? जैसे बिल्कुल आपने कई सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं। चूंकि कोरोना वायरस है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है और जब सीरियस होते हैं तो दूसरे मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है। तो स्टार्टिंग में अगर किसी मरीज को सांस लेने में तकलीफ है, अगर किसी को चेस्ट पेन है, मतलब छाती में दर्द है या भारीपन हो रहा है, तो मीन्स उसको दिक्कत बढ़ रही है। या किसी का जो सेचुरेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको मॉनिटर करते हैं, अगर वो 95% से कम हो रहा है तब उसको बताना है। या 3 सिम्टम तो बताए, ये जो सांस की नली के या सांस के सिस्टम से लिंक्ड हैं। उसके अतिरिक्त 2-3 सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन से लिंक्ड हैं। अगर किसी मरीज को कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई डिसोरिएंटेशन हो रहा है, अचेत अवस्था में जा रहा है, या उसको कोई दौरा पड़ गया है, या बोलने में दिक्कत हो रही है, उसकी स्पीच स्लर हो रही है, तो ऐसे लोगों को तुरंत बताना चाहिए, अपने केयर गिवर के थ्रू डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इनको ऐसे सिम्टम्स हैं, उनको शिफ्ट किया जा सकता है। अगर किसी मरीज को किसी अंग में, जैसे हाथ या पैर में वीकनेस है, कमजोरी है, टिंगलिंग है, नमनेस है, या ऐसे मरीज जिनको चेहरा जो है नीला हो रहा है या होंठ नीले हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ की रक्त सप्लाई फेस की या लिप्स की कम हो रही है, मीन्स उसका जो हार्ट जो है वो कम काम कर रहा है। तो अगर ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, इनमें से कोई सिम्टम आए, तुरंत आपको नियर बाई हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल ने आपको क्वारंटाइन के लिए अलाउ किया, उसको तुरंत कांटेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को बताना है, सो दैट आपको समय रहते हुए अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। डॉक्टर साहब, कौन कौन से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको कोरोना को देखते हुए घर में रखने चाहिए? दूसरा, घर में दूसरे परिवार के सदस्यों को क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? अगर घर में कोरोना हो गया है तो वो एक ही घर में कैसे रहेंगे? क्योंकि बड़ा लोग डरे हुए हैं कि भाई छूने, जाहिर सी बात है ये कंटीजियस डिजीज़ है, साथ में रहने से, संसर्ग में रहने से हो ही जाती है। तो घर में क्या क्या आपको चीज़ें रखनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन के लिए आपका अल्कोहल होना चाहिए, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए सफाई के लिए। तीसरा, अपना टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जिससे आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर सकें। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके घर पे होनी चाहिए। अगर पॉसिबल है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है तो वो होना चाहिए। तो ये तो वो चीज़ें हैं। अब घर में क्या, अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछ लेता हूँ आपसे कि जैसे SpO2 और PR जो ऑक्सीमीटर में आता है, जी। तो पल्स रेट कितना रहनी चाहिए और जो है SpO2 यानी ऑक्सीजन लेवल कितना ऑक्सीमीटर में दिखना चाहिए, तो चिंता की बात नहीं है। और
कितना उसका लेवल नीचे जाए तो फिर आदमी को पैनिक बटन दबाना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी वयस्क महिला या पुरुष में जो उसका पल्स रेट होता है या हार्ट रेट होता है वो 60 से लेकर 100 के बीच में रहना चाहिए नॉर्मली। और अगर उसका जो SpO2 जिसको बोलते हैं हम कि पल्स ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन देखता है वो नॉर्मली 95% से ज़्यादा होना चाहिए जो हेल्दी एडल्ट है। तो ये अगर बिल्कुल सही है, 60 और 100 के बीच में आपका हार्ट रेट है, पल्स रेट है, सेचुरेशन आपका 95% से ज़्यादा है और कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं है तो आप बिल्कुल घर में रह सकते हैं। बिल्कुल। क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है होम आइसोलेशन में? क्या करना चाहिए अगर कोई आदमी होम आइसोलेशन में है तो नॉर्मली होम आइसोलेशन में मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा मॉनिटरिंग कि सेल्फ डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा कोई स्वास्थ्य का। जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स तो नए आ रहे हैं, अगर आप सिम्टोमेटिक हो रहे हैं तो भी आपको बताना पड़ेगा, सिम्टम कौन से आ रहे हैं वो बताना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल लेनी है, विटामिन सी लेनी है आपको। जो घर में जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं, उनको प्रोफाइलेक्टिक HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेनी जरूरी है, वो गाइडलाइंस में भी बोला गया है। डॉक्टर साहब, क्या अंडरटेकिंग देनी होगी मरीज को अगर वो होम आइसोलेशन के लिए अपने को रिक्वेस्ट कर रहा है या होम आइसोलेशन में रहना चाहता है? तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, गाइडलाइंस आ गई हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं अपनी इच्छा से होम आइसोलेशन में रहना चाहता हूं और उसमें जो भी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस हैं वो पूरा फॉलो करूंगा। और जो भी सिम्टम्स होंगे बीच बीच में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर के कांटेक्ट में रहूँगा, उसको अपडेट करूँगा। अगर मैंने इन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया गया तो मेरे अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, उसमें लिखी गई। जब वो साइन करेगा और इसकी जो गाइडलाइन जो अंडरटेकिंग है उसको डॉक्टर सर्टिफाई करेगा तभी होम आइसोलेशन अलाउ होगा। ओके डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी। समय की सीमा अब आगे निकल चुकी है, 9:03 हो चुके हैं। तो आज हस्तक्षेप में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, सहारा प्रणाम।